हेलो व्यूवर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के इस सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं पैरिटी क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कंक्लूज़न ऑफ द स्टोरी पे आते हैं। तो कंक्लूज़न यह है कि बोसॉन्स के केस में पार्टिकल और उससे जुड़े हुए एंटाई पार्टिकल के लिए पैरिटी सेम रहेगी, और फर्मियंस के केस में पार्टिकल और उससे जुड़े हुए एंटाई पार्टिकल की पैरिटी ऑपोजिट होगी। तो बोसॉन्स के केस में पहले आते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फोटोन है। अब फोटोन की इंट्रिंसिक पैरिटी निगेटिव मानी गई है, ठीक है। तो जो हमारा एंटाई फोटोन होगा उसकी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी निगेटिव होगी। निगेटिव, इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो ऑड पैरिटी की होगी, ठीक है। यानी अगर हमारा फोटोन ऑड पैरिटी का है तो हमारा एंटाई फोटोन भी ऑड पैरिटी का होगा। ये ऑड पैरिटी का हम लोग पहले से एज्यूम करके रखे हैं, हम लोग यानी कि फिजिसिस्ट पहले से एज्यूम करके रखे हैं कन्वेंशन के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। अब फर्मियंस के एग्जाम्पल में आते हैं। तो सपोज कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन की जो पैरिटी है वो पॉजिटिव एज्यूम करी गई है। तो अब हमारे पास अगर कोई एंटी न्यूट्रॉन होगा तो उसकी पैरिटी निगेटिव मानी जाएगी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारे जो पायोन्स हैं, कावॉन्स हैं और जो ईटा मेसॉन्स हैं, ये सारे मेसॉन्स की कैटेगरी में हैं। मेसॉन्स जो होते हैं वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, यानी ये सारे बोसॉन्स हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स की जो इंट्रिंसिक पैरिटी है वो नेगेटिव मानी गई है, यानी इन्हें ऑड पैरिटी का माना गया है। तो इनसे जुड़े हुए जो एंटाई पार्टिकल्स होंगे वो सारे भी ऑड पैरिटी के होंगे। अब फोटॉन्स और ग्लूऑन्स भी निगेटिव पैरिटी के हैं, यानी एंटाई फोटॉन्स और एंटाई ग्लूऑन्स भी जो होंगे वो ऑड पैरिटी के होंगे, ठीक है। W एंड Z बोसॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी कोई फिक्स पैरिटी है ही नहीं, क्योंकि पैरिटी वीक इंटरैक्शंस में काम नहीं करता, ये वीक इंटरैक्शंस में कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। तो W एंड Z बोसॉन्स की कोई पैरिटी है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फर्मियंस के केस में। तो न्यूट्रॉन का एग्जांपल मैंने आपको लेके बता दिया। अब हम लोग आते हैं प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन की पैरिटी पॉजिटिव मानी गई है, इलेक्ट्रॉन की पैरिटी पॉजिटिव मानी गई है, यानी एंटी इलेक्ट्रॉन और एंटी प्रोटॉन की पैरिटी निगेटिव हो जाएगी। अब जो हमारे कास्केड, लैम्डा, सिग्मा एंड ओमेगा हाइप्रॉन्स हैं, इन सारे की पैरिटी पॉजिटिव मानी गई है। तो इनसे जुड़े जो रिस्पेक्टिव एंटाई पार्टिकल्स हैं उन सब की पैरिटी निगेटिव हो जाएगी, यानी वो सारे ऑड पैरिटी के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूजन। अब आते हैं हम लोग फिर से स्टोरी के बिगिनिंग में। तो स्टोरी की शुरुआत होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा पैरिटी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है? ये ऑपरेटर स्टेट फंक्शन पे अगर हम लोग इसको अप्लाई कर दें तो ये उस स्टेट फंक्शन के स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्स कर देता है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई स्टेट फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट फंक्शंस से डिनोट करते हैं। किसी भी पार्टिकल के स्टेट को हम लोग स्टेट फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो जब हम लोग इस ऑपरेटर को, पैरिटी ऑपरेटर को अपने स्टेट फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे जो स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई स्टेट फंक्शन है जो XYZ कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है, उस पर हम लोग पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई कर दिए तो वो अब -x, -y, -z पर डिपेंड करने लगेगा। अब ये आप लोग देख सकते हैं, मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि जब हम लोग इस स्टेट फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं p की, एक +1 एक -1। जब ये वैल्यू +1 आती है तो इवन पैरिटी, जब ये वैल्यू -1 आती है तो ऑड पैरिटी। अब इसे थोड़ा और ब्रेक करके मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है जो कि XYZ कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। इसे हम लोग r वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। r वेक्टर कहने का मतलब है कि ये स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ हम लोग टेम्पोरल कोऑर्डिनेट यानी टाइम कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं।
फिर अब इस पे हम लोगों ने क्या किया कि अब हमने इस पे पैरिटी ऑपरेटर का स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर है, तो पहले वाले ऑपरेटर को हम लोग इस पे अप्लाई किए। ठीक है, तो पहला वाला ऑपरेटर जब अप्लाई हुआ तब यहाँ पे पी ऑपरेटर साई माइनस आर वेक्टर आ गया। साई माइनस आर वेक्टर आया, यानी कि अभी मैंने बताया पैरिटी ऑपरेटर का काम क्या होता है, स्पैटियल कोऑर्डिनेट को इन्वर्स कर देने का। अब जो दूसरा पैरिटी ऑपरेटर है, वहाँ पे दो पैरिटी ऑपरेटर है क्योंकि स्क्वायर है, तो दूसरे पैरिटी ऑपरेटर को जब हमने अप्लाई करा तो ये फिर से पुराने वाले फॉर्म में आ गया, यानी साई आर वेक्टर। ठीक है, यानी कि हम लोग पी स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो पहले था वही बाद में आ गया, तो यहाँ पे कोई चेंज है नहीं, तो 1 हम लोग इसकी आइगन वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। अब पी स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी कि पी की वैल्यू प्लस माइनस 1। जब p की वैल्यू +1 तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेट फंक्शन इवन पैरिटी का है। जब p की वैल्यू -1 तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेट फंक्शन ऑड पैरिटी का है। ठीक है, तो ये बात हो गई पैरिटी ऑपरेटर की। अब इसे हम लोग क्वांटम नंबर्स की तरह कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो हमारा होगा, यानी जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा, अगर इसके साथ हमारा पैरिटी ऑपरेटर कॉम्यूट कर जाए तो पैरिटी ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज़ को हम लोग क्वांटम नंबर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि +1 और -1 को हम लोग क्वांटम नंबर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कंक्लूज़न में आपको बताया कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो पॉजिटिव पैरिटी का है, यानी कि वो इवन पैरिटी का है, और जो हमारा एंटी न्यूट्रॉन होगा वो निगेटिव पैरिटी का होगा, यानी कि ऑड पैरिटी का होगा। एक बात और, ये पैरिटी ऑपरेटर जब हमारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कॉम्यूट हो जा रहा है तो यहाँ पर इसका कंजर्व होना भी ज़रूरी है, यानी कि ये पैरिटी क्वांटम नंबर कंजर्व होगा। अगर हमारा पैरिटी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कॉम्यूट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग पैरिटी ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज़ को क्वांटम नंबर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये क्वांटम नंबर यानी कि पैरिटी क्वांटम नंबर कंजर्व होगा। ठीक है, यानी कि इनिशियल पैरिटी क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइनल पैरिटी क्वांटम नंबर के इक्वल होगी। ठीक है, तो आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के वेक्टर सम से जे वेक्टर इक्वल्स टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम लोग पैरिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, टोटल पैरिटी को। ठीक है, टोटल पैरिटी ऑफ द सिस्टम भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग इस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एब्सोल्यूट इंट्रिंसिक पैरिटी किसी भी पार्टिकल का पता लगाना नामुमकिन है। ठीक है, आप इसे पता नहीं लगा सकते। आप सिर्फ किसी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिव टू द अदर पार्टिकल, आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, पैरिटी ऑफ ए पार्टिकल कैन बी स्टेटेड ओनली रिलेटिव टू अनदर पार्टिकल, यानी कि अगर हम लोग ऐसा बोले कि वो पार्टिकल जो है वो अगर इवन पैरिटी का है तो ये ऑड पैरिटी का है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इन्वर्जन की बात है, स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स के इन्वर्जन की बात है। तो अगर हम लोग ये तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम कर ले कि ये जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है वो निगेटिव है, तो पैरिटी भी इन्वर्स हो जाएगी, है ना। जो हमने अभी तक जिसे ऑड पैरिटी का मान रखा था वो इवन पैरिटी के हो जाएंगे, और जो इवन पैरिटी के थे वो ऑड पैरिटी के हो जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक पैरिटी आप फाइंड नहीं कर सकते किसी भी पार्टिकल का, हम लोग सिर्फ दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, दूसरे पार्टिकल के रिलेटिव में इसे बता सकते हैं। ठीक है, पैरिटी जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उन सारे पार्टिकल्स के पैरिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल पैरिटी मिल जाएगी। इसीलिए इस क्वांटम नंबर को मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। पैरिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर सो दैट द पैरिटी ऑफ अ कंपोजिट सिस्टम इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द पैरिटीज ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए, द पैरिटी ऑफ द टोटल वेव फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रिंसिक पैरिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पैरिटीज एंड द पैरिटी ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। यानी अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो हम लोग वहाँ पे सारे पार्टिकल के इंट्रिंसिक पैरिटी को और वहाँ पे जो हमारा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो पैरिटी होगा उसको प्रोडक्ट कर दे इन सारी चीज़ों को, तो हमें टोटल पैरिटी मिल जाएगी। यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक पैरिटी पे तो डिपेंड करेगी ही साथ ये एंगुलर मोमेंटम पर भी डिपेंड करेगी। कौन? टोटल पैरिटी जो हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी सिस्टम का, तो वो सारे उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के इंट्रिंसिक पैरिटी पर भी ये डिपेंड करेगा हमारा टोटल पैरिटी। और वहाँ पर जो स्टेट फंक्शन है, यानी कि पार्टिकल्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्टेट फंक्शन से। तो स्टेट फंक्शन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के पैरिटी पर भी ये डिपेंड करेगा। यानी एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, तो ये स्मॉल एल पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से मैंने शो करने की कोशिश की है। हमारे पास एक 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, अब टोटल पैरिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यानी पैरिटी ऑफ ए बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ बी इंटू पी। यहाँ पे पी क्या है? P इज़ द पैरिटी ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन। ठीक है, हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका ये पैरिटी है। नाउ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हैज़ द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z। ठीक है, और ये सपोज कर लो ये हमारा r है और ये हमारा -r है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने स्पेस को इन्वर्स करना है, इसीलिए ये r और ये -r। अब देखो ये जो लाइन है इसका x के साथ ये फाई हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाई हो गया, तो x का इसके साथ पाई प्लस फाई हो गया। ठीक है, ये एंगल पाई प्लस फाई हो गया। ठीक है, अब ये देखो r का z के साथ ये थीटा हो गया, ये पूरा r से ये पूरा -r तक क्या हो गया? ये पाई हो गया, यानी कि इस एंगल को यानी -r से z को हम लोग पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स के फॉर्म में है, उसको हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं, गामा सबस्क्रिप्ट एल सुपरस्क्रिप्ट m डिपेंडिंग अपॉन थीटा फाई, यानी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, वेयर इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू p सुपरस्क्रिप्ट m सबस्क्रिप्ट l cos थीटा एक्सपोनेंशियल im फाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो m है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और जो हमारा l है वो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो हमारा पोलर एंगल है और जो हमारा फाई है वो एजीमुथल एंगल है। ठीक है, तो जब हम लोग r को -r में चेंज कर रहे हैं तो हमारा थीटा पाई माइनस थीटा में चेंज हो जा रहा है और जो हमारा फाई है वो पाई प्लस फाई में चेंज हो जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म में है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स को हम लोग इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। इस इक्वेशन में क्या फ़र्क आता है? ठीक है, तो हमारा देखो इस इक्वेशन में सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को यानी p सुपरस्क्रिप्ट m सबस्क्रिप्ट l cos थीटा वाले पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसमें हम लोग आते हैं, तो e टू द पावर i m फाई है। ठीक है, अब फाई हमारा किस में चेंज हो जा रहा है? पाई प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाई के जगह पे पाई प्लस फाई पुट कर देते हैं, तो अब ये ब्रेक हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आई एम पाई इंटू एक्सपोनेंशियल आई एम फाई में।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक्सपोनेंशियल आई पाई, इसको हम लोग -1 लिख सकते हैं, ठीक है, -1 टू द पावर m। अब यहाँ पे ये e टू द पावर आई एम फाई आ गया। ये समझ में आया कि ये e टू द पावर आई एम पाई को -1 टू द पावर m कैसे हुआ। तो ये देखो e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई, यानी कि कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे सिर्फ कॉस वाला टर्म, तो कॉस वाले टर्म की वैल्यू -1 और ऊपर में पावर m, तो -1 टू द पावर m, ठीक है। तो -1 टू द पावर m एक्सपोनेंशियल आई एम फाई, ठीक है, ये ख़त्म। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी p टू द पावर m, सॉरी पावर नहीं है वो, p सुपर स्क्रिप्ट m सब स्क्रिप्ट l कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा के जगह पे पाई माइनस थीटा पुट कर दिए, तो ये कॉस पाई माइनस थीटा पुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉस पाई माइनस थीटा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा वो कॉस माइनस कॉस थीटा है ना। अब माइनस कॉस थीटा इसलिए क्योंकि पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है। तो -1 पी सुपर स्क्रिप्ट m सब स्क्रिप्ट l कॉस थीटा। अब ये जो -1 है इसकी वैल्यू ऑड होगी या इवन, ये हमारे l और m यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे ये वैल्यू डिपेंड करेगी, इसीलिए ये -1 पे पावर l प्लस m हो गया, ठीक है। अब आते हैं पूरे इक्वेशन पे, तो ये p टू दी सुपर स्क्रिप्ट m एंड सब स्क्रिप्ट l कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल आई एम फाई, ये कहाँ से आया था, तो ये आया था गामा सुपर स्क्रिप्ट m सब स्क्रिप्ट l थीटा फाई से, ठीक है। तो गामा m l थीटा फाई इक्वल्स टू गामा m l थीटा, अब क्या हो गया पाई माइनस थीटा, और फाई क्या हो गया पाई प्लस फाई, ठीक है। अब पाई माइनस थीटा यानी जो हमारा इक्वेशन 1 था थीटा पे जो डिपेंड कर रहा था, उसको हम लोग ब्रेक करके, सॉरी थीटा पे इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 2 डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इक्वेशन 2 वाले टर्म को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इक्वेशन 1 वाले टर्म को उसके बगल में, ठीक है। तो इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो -1 पे पावर l प्लस 2m गामा सुपर स्क्रिप्ट m सब स्क्रिप्ट l थीटा फाई। अब देखो इसे ब्रेक करेंगे हम लोग, -1 l इंटू -1 टू द पावर 2m गामा m l थीटा फाई। अब देखो -1 टू द पावर 2m है तो पावर में 2m है, यानी इवन नंबर हो जाएगा। गामा में m की कोई, सॉरी गामा में नहीं, -1 के पावर में इवन नंबर हो जाएगा, m की कोई भी वैल्यू आप ले लो वहाँ पे वो इवन हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा +1 रहने वाली है, यानी ये टर्म गया। अब बच गया कौन, -1 टू द पावर l गामा सुपर स्क्रिप्ट m सब स्क्रिप्ट l थीटा फाई, ठीक है। यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा पैरिटी का वो इस तरीके से हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है, -1 टू द पावर l। ये आपको सारे बुक्स में सारे जगह पे, इवन आप जब गूगल कीजिएगा तो नोट्स में भी डायरेक्ट मिलेगा कि -1 टू द पावर l, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, ये कैसे डिपेंड करता है वो शो करने के लिए मैंने ये बता दिया। अब देखो, अब जब l की वैल्यू 0 2 4 होगी यानी इवन होगी, तब ये इवन पैरिटी का होगा। अब l की वैल्यू जब 0 होती है तो s, l की वैल्यू जब 2 होती है तो d, l की वैल्यू जब 4 होती है तो g, s p d f ये हम लोग पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से ही। अब जब l की वैल्यू 1 तो ये p, जब l की वैल्यू 3 तो ये f। इस स्टेट में जो हमारा सिस्टम है वो ऑड पैरिटी का होगा, ठीक है। अब जो हमारा पैरिटी है
वो सॉरी जो हमारा इनिशियल पैरिटी है और जो हमारा फाइनल पैरिटी है, ठीक है, वो अगर सेम है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा पैरिटी कंजर्व है। ठीक है, बहुत जगह पे आपको इस तरीके से भी, ये इस साइन के साथ भी जे और सुपरस्क्रिप्ट पी, ठीक है, इस तरीके से भी पैरिटी डिनोट करते हुए मिल जाएगा, जहाँ पे ये जे जो है वो एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है और पी जो है वो पैरिटी के साइन को शो करेगा। यानी कुछ पार्टिकल्स के बारे में ऐसा होगा कि जैसे न्यूट्रॉन है तो ये फर्मियन के केस में आता है, इसकी स्पिन जो होती है वो 1/2 होती है और पैरिटी माइनस, तो ये हाफ माइनस, इस तरीके से इसे बहुत जगह डिनोट करते हैं। फिर डेल्टा, इसे 3/2 माइनस, 3/2 प्लस, ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 3/2 प्लस, जैसा कि आप यहाँ पे इस स्क्रीन में देख सकते हैं, है ना। इसका मतलब है कि इसकी पैरिटी पॉजिटिव है और ये 3/2 यानी इसका स्पिन जो है डेल्टा पार्टिकल का, वो स्पिन जो है यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो 3/2 है। तो इस तरीके से भी कई जगह पैरिटी को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जे का मतलब पैरिटी से मत जोड़ना, जे मतलब एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्पिन, है ना, और पी मतलब पैरिटी हो गया। ठीक है, तो ये जेपी वाला नोटेशन जो है, ये इसको पूरे डिस्कशन से थोड़ा सेपरेट करके रखना। ठीक है, इसका पूरे डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं सिर्फ अलग से बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा नोटेशन मिलता है। तो आप देख रहे हैं मैटियो ट्यूटोरियल और मैं हूँ अभिषेक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।